Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 2nd of June 2023. 2 जून 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले सवालों के साथ। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं फिर आपको गारंटी देता हूँ कि इसके अलावा आपको कुछ और नहीं देखना है। इनफैक्ट आपको अपने से पेपर भी नहीं पढ़ना अगर आप ये देख रहे हैं तो, ठीक है ना, क्योंकि मैं पूरा एनालिसिस खुद ही कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल, आज का पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूएन पीस कीपिंग। तो यूएन पीस कीपिंग के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला कह रहा है इट इज़ गवर्न्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट एम्स टू एड्रेस अ रेंज ऑफ मैंडेट सेट बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली। तीसरा कह रहा है एज अ वीटो विल्डिंग मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल नो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन कैन बी ऑथराइज्ड, डिप्लॉयड और विदड्रॉन विदाउट यूएस सपोर्ट। अब आपको बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 1 स्टेटमेंट ओनली, 2 स्टेटमेंट ओनली, 3 स्टेटमेंट ओनली या नन ऑफ द स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। तो ये अच्छा सवाल था यूएन पीस कीपिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी हाल ही में 75 ईयर्स और ये सब बहुत सारी चीज़ें पूरी हुई हैं इसमें। तो आपको बताना है इसका आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल 3 आर करेक्ट। अगर आप देखें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस ही हैंडल करता है। इट एम्स टू एड्रेस अ रेंज ऑफ मैंडेट्स सेट बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली। एंड चूंकि वीटो विल्डिंग मेंबर है यूएस, देयरफॉर कोई भी मिशन बिना यूएस की परमिशन के डिप्लॉय नहीं हो सकता। ये भी सही स्टेटमेंट है। तो ऑल 3 आर करेक्ट। अब दूसरा सवाल कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसी के ऊपर बेस्ड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क। सीएलएन के बारे में क्वेश्चन है, कल मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको एनालिसिस में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ द कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ज्वाइंड द सीएलएन। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। थोड़ा सा पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बोथ 1 एंड 2, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क, कल भी मैंने आपको बताया था कि इसका काम है वैक्सीन को टेस्ट करना, ताकि पैंडमिक के टाइम पे या एपिडेमिक के टाइम पे कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा इसमें 15 पार्टनर फैसिलिटीज़ हैं 13 कंट्रीज़ में। एंड ये किसका पार्ट है? कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस का पार्ट है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लोबल ग्रुप विच हैज़ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स एंड मटेरियल्स फॉर टेस्टिंग। नए मेंबर कौन कौन आए हैं? तो इंडिया की तरफ से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च NIV यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। दूसरा सेनेगल भी एक नया मेंबर है, केन्या नया मेंबर है, साउथ अफ्रीका नया मेंबर है, युगांडा नया मेंबर है। तो ऑल दीज आर द न्यू मेंबर्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला जो सवाल है वो है रिगार्डिंग कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। ये भी कल मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ बहरेन बेस्ड मल्टीनेशनल वॉलंटरी मैरीटाइम कोलिशन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट्स मेन फोकस एरियाज आर डिफीटिंग टेररिज्म, preventing piracy, encouraging regional cooperation and promoting a safe maritime environment. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है रिसेंटली इंडिया ज्वाइंड एज अ मेंबर फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है इसमें से। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 2 या 1 2 3। तो तीनों तरीके के एक सवाल हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। इसका करेक्ट आंसर है 1 एंड 2, क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन नहीं किया एज अ मेंबर फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। कल ये न्यूज़ में था UAE के बाहर जाने से, इंडिया इसका स्टार्टिंग से ही मेंबर है, ठीक है ना, मेरी टाइम ऑफ उसका। तो रिसेंटली इंडिया ज्वाइंड एज अ मेंबर अलग से लिखा है तो गलत है, 1 एंड 2 आर द करेक्ट। तो ये 3 सवाल थे, आपको आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। आगे मूव करते हैं, जो दूसरे न्यूज़पेपर्स हैं उनकी भी कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं हमारे पास, तो वो भी हम देख लेते हैं। पहली ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स क्या है? ये G20 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया जो है बेसिकली दे आर फ्यूलिंग मॉडर्न स्लेवरी, ऐसा नई रिपोर्ट में कहा गया है। अब ये नई रिपोर्ट किसने निकाली है? इट इज़ पब्लिश्ड बाय ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ह्यूमन राइट्स ग्रुप वॉक फ्री फाउंडेशन। तो वॉक फ्री फाउंडेशन है, उसने ये रिपोर्ट निकाली है। एंड याद रखिएगा ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 किसने निकाली है? वॉक फ्री फाउंडेशन बाय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो 3 अलग अलग पैरामीटर्स उसने उठाए थे, प्रेवलेंस ऑफ मॉडर्न स्लेवरी इन ईच कंट्री, वल्नरेबिलिटी एंड तीसरा था गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू मॉडर्न स्लेवरी, ठीक है ना। तो ऑन दीज बेसिक पैरामीटर्स इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली थी, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। और ये ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट एंड इसको निकाला किसने? इसको निकाला है ह्यूमन राइट्स ग्रुप वॉक फ्री फाउंडेशन।
अब दूसरा है MBR एक्सप्लोरर। अब MBR एक्सप्लोरर क्या है? तो MBR एक्सप्लोरर यूनाइटेड अरब अमीरात, आपको याद होगा यूनाइटेड अरब अमीरात का एक मिशन है जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट के लिए उन्होंने रिलीज़ करने वाले हैं 2028 में। याद रखिएगा UAE का यानी कि यूनाइटेड अरब अमीराट्स जो है वो एक नया मिशन लेकर के आए हैं। 2028 में इसको लॉन्च करेंगे, 2028 में इसको लॉन्च करेंगे फॉर द एस्टेरॉयड बेल्ट। इसका नाम इन्होंने MBR रखा है, मतलब कि मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, या जो उनके रूलर हैं दुबई के, तो उनके ऊपर ये रखा गया है। तो ये लॉन्च होगा 2028 में। एक और मिशन आपको UAE का याद होगा, होप मिशन, जो मार्स के लिए उन्होंने किया था, होप मिशन। उसके बाद ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट मिशन है MBR एक्सप्लोरर फॉर द एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है ना, एस्टेरॉयड बेल्ट के लिए। तो ये दूसरी न्यूज़ थी। तीसरी न्यूज़ है पारस के रिगार्डिंग। पारस क्या है? PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई रिसर्च स्पेक्ट्रोग्राफ, ये इसका फुल फॉर्म है। क्या है फुल फॉर्म? PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई सर्च स्पेक्ट्रोग्राफ। अब ये इंडियन साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया एक नया एक्सो प्लैनेट जिसका मास 13 टाइम्स दैट ऑफ जुपिटर, 13 गुना ज़्यादा है जुपिटर से, ठीक है ना। तो इंडियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, और ये डिस्कवर जो किया है वो पारस की मदद से किया है, जो PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई सर्च स्पेक्ट्रोग्राफ है ना, उसकी मदद से किया है। एक्सो प्लैनेट आप सबको पता है कि एक ऐसा प्लैनेट होता है विच इज़ बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होता है। दैट इज़ व्हाट इज़ योर एक्सो प्लैनेट। पारस क्या है? पारस मैंने आपको बता दिया, ये स्पेक्ट्रोग्राफ, इट इज़ अ ग्राउंड बेस्ड डिवाइस, इट इज़ अ ग्राउंड बेस्ड डिवाइस विच इज़ डिज़ाइंड फॉर द पर्पज ऑफ डिटेक्टिंग एक्स्ट्रा सोलार प्लैनेट। तो ये डिज़ाइन ही किया गया है फॉर डिटेक्टिंग द एक्स्ट्रा सोलार प्लैनेट्स। एंड ये कहाँ लोकेटेड है? ये माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी इंडिया में लोकेटेड है। एंड ये इट ऑपरेट्स ऑन अ 1.2 मीटर टेलीस्कोप, याद रखिएगा। एंड दिस स्पेक्ट्रोग्राफ इज़ यूज्ड इन दिस पारस, एंड उसका रेजोल्यूशन 67,000 dpi लगभग के आसपास है। एंड इट अलाउज फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ द रेडियल वेलोसिटी एक्सेट्रा। तो पारस इज़ वेरी एडवांस्ड एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी। माउंट आबू में लोकेटेड है। आप मुझे एक चीज़ बता सकते हैं कि माउंट आबू कौन से स्टेट में है? वेयर इज़ माउंट आबू लोकेटेड? तो यहाँ फ्रंट पेज की एक और न्यूज़ है, जुडिशियल पैनल टू प्रूव मणिपुर वायलेंस। मणिपुर में वायलेंस क्यों हो रहा है ये सब आपको पता है ना, क्योंकि वहाँ पे 2 ट्राइब्स हैं, एक कुकी ट्राइब है और मीतीस जो है उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो वायलेंस है उसके ऊपर एक जुडिशियल पैनल बनाया जाएगा। लेकिन मेन है UPSC, चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा ये आपके वैसे क्वेश्चन पकड़ रहा है जो ऑब्वियस बात है नेचर से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कि वहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या वहाँ पे फ्लोरा फोना है। तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क। याद रखिएगा, इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोकटक लेक। लोकटक लेक एक रामसर साइट भी है, इनफैक्ट मणिपुर की एकमात्र रामसर साइट है लोकटक लेक, उसका पार्ट है ये कीबुल लमजाओ, ठीक है ना। इट्स अ फ्लोटिंग पार्क एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लोटिंग डिकम्पोज्ड प्लांट्स मटेरियल, जिनको लोकली फुमडी कहा जाता है। तो नेशनल पार्क याद रखिएगा, कीबुल लमजाओ इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लोटिंग डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल्स, इनको लोकली क्या कहा जाता है? फुमडीज कहा जाता है। एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क टू प्रिजर्व द नेचुरल रिफ्यूज ऑफ ब्रो एंटलर्ड डियर। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्पीशीज भी है जिसको ब्रो एंटलर्ड डियर बोलते हैं, या फिर संगाई डियर बोलते हैं, या फिर डांसिंग डियर बोलते हैं, या फिर मणिपुर्स एल्ड्स डियर बोलते हैं। एंड इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, आई थिंक। एक बार आप देख भी लीजिएगा, क्या है, इंडेंजर्ड ही है मेरे हिसाब से, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा। ब्रो एंटलर्ड डियर बोलते हैं। वेजिटेशन अगर हम बात करें तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एक्वेटिक या वेटलैंड टाइप का वेजिटेशन है। मेजर फौना में हम देखेंगे तो ब्रो एंटलर्ड डियर, हॉग डियर, लार्ज इंडियन शिवे, एशियन गोल्डन कैट, ये मिलेंगे। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं फेमस मणिपुर की, जैसे जीरी माकरू। जीरी माकरू आप याद रखेगा, यहाँ पे ये बराक रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बीच में लोकेटेड है जीरी माकरू, ठीक है ना। एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे बनिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बनिंग। एंड खोंगजैन गंबा चिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। थुंगी बर्ड सेंचुरी है, याद रखिएगा, थिनुंगी बर्ड सेंचुरी है। एंड इट वाज द फर्स्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ मणिपुर, ये भी आप याद रख सकते हैं। जीलाड है ना, जीलाड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेक्स देयर। जीलाड क्या है? जीलाड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेक, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, जीलाड क्या होता है मणिपुर में? ग्रुप ऑफ लेक, है ना।
एंड रामसर साइट्स मणिपुर की मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे लोकटक लेक एक रामसर साइट है, दैट यू कैन रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और इसको याद रखिएगा, इसको लोकटक लेक को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी इंक्लूड किया गया है, जो मतलब जो सबसे ज़्यादा मतलब जिनको प्रोटेक्शन चाहिए ऐसे जो रामसर साइट्स हैं उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया था। 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इसको लोकटक लेक को रखा गया था। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आगे बढ़ सकते हैं मेरे साथ, बिल्कुल मूव कर सकते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा जो आपके पेपर में है, जो आपके पेपर में नहीं है। MBR एक्सप्लोरर अभी हिंदू में नहीं आया पिछले 3 दिनों में, है ना। आज मैंने आपको बता दिया, पारस का भी नहीं आया था तो मैंने आपको बता दिया। तो क्या है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। दैट इज़ वन थिंग विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर एंड। अदरवाइज़ आपको कुछ और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। एट द रूट ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज, अब यहाँ पे जो एडिटोरियल है आज का वो आया है कि क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, वो आपके आंसर राइटिंग में भी मदद करेगी, और वो चीज़ है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज पहुँची हैं वो एक प्रॉपर एक क्रम से डेवलप्ड स्टेज में पहुंची हैं। देखो क्या होता है कि पहले किसी भी कंट्री का प्राइमरी सेक्टर ग्रो करता है, फिर किसी कंट्री का सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करता है, और फिर उस कंट्री का जो है वो टर्शरी या सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर ग्रो करता है। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में जो ग्रोथ स्टोरी है वो कुछ अलग थी। इंडिया में पहले प्राइमरी सेक्टर ग्रो किया, बट सेकेंडरी सेक्टर की जगह फिर हमारे यहाँ सीधे टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली जब 1991 के रिफॉर्म्स हुए। हालांकि 1991 के रिफॉर्म्स में हमने कोशिश की थी कि हमारा ये सेक्टर भी ग्रो करे जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, बट वो हो नहीं पाया। तो ये एक ग्रोथ स्टोरी में जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी उसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज है जो मैं आपको बताना चाहता था। तो ये आंसर राइटिंग में भी आपको लिख सकते हैं जब कभी आएगा कि क्यों हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग या क्यों हमारे हम इतने डेवलप्ड स्टेज में नहीं पहुंचे, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चरल एक डिफेक्ट है जो कि नॉर्मली इकोनॉमीज में नहीं होता है। ठीक है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ऑथर ने बताई कि जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पुश है वो एक बार आपको 1991 में देखने को मिला और एक बार आपको 2014 में देखने को मिला जब आपने मेक इन इंडिया शुरू किया, और एक बार अभी देखने को मिलेगा जब आपने PM गति शक्ति या PM या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से स्टार्ट किए, तो क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को पुश देखने को मिला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जो कि ऑथर ने डिस्कस किया है। हालांकि ऑथर ने ये जरूर बताया कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लमैटिक हैं। क्या प्रॉब्लमैटिक है वो मैं आपको बता दूँ। ऑथर ने देखो पहली चीज़ जो पॉइंट आउट की है वो आप लोग भी लिख लीजिएगा कि क्या इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ के इस जो ग्रोथ हम करना चाहते हैं इसमें। तो पहला जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हमारे यहाँ अभी भी जो लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। द फर्स्ट इशू इज़ ऑफ द लॉजिस्टिक्स, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल में और हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है ना। और जो दूसरी कंट्रीज़ में जो चाइना जैसी कंट्री है वहाँ पर ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट उनको एडवांटेज है कि वहाँ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत कम है। तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट जो है सस्ते नहीं होते, महंगे हो जाते हैं हमारे यहाँ। ऑब्वियस बात है जब लॉजिस्टिक्स महंगा होगा तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, एंड उस कारण से भी हम थोड़ा कॉम्पिटिटिव नहीं है। दूसरा ऑथर ने जो इशू बताया वो है स्किल डेवलपमेंट का। जो हमारे यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनका स्किल्स एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर स्किल आपके यहाँ वर्कर्स का अच्छा नहीं है तो आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स लगते हैं इन ऑर्डर टू डू अ टास्क। सपोज करो एक स्किल्ड वर्कर अकेला वो काम कर सकता है, बट अगर वो स्किल्ड वर्कर नहीं है आपके पास तो आपको दो से तीन लोग नॉर्मल वर्कर्स लगेंगे, और कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है स्किल्ड और नॉन स्किल्ड की, इसलिए जो डिफरेंस आता है वो ज़्यादा पड़ जाता है अगर आप नॉन स्किल्ड से काम करवाते हैं तो एक दूसरा है स्किल्स का हमारे यहाँ इशूज़ है। तीसरा जो ऑथर ने इशू बताया वो है एजुकेशन का, क्योंकि हमारे देखो हमारे यहाँ ये लगता है लोगों को कि मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ानी है तो उसमें एजुकेशन का कोई रोल नहीं है, बट ऑथर ने ऐसा बिल्कुल डिनाई किया कि नहीं, अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट लास्ट पैरा अगर आप पढ़ो तो देखो लिखा है द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 वर अंडरटेकन विद द व्यू टू रेज द प्रेजेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। टू दिस अफेक्ट द ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी regimes have been overhauled. However, it overlooked the need for an entire ecosystem including schooling, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू फ्लरिश। इनका ये कहना है कि केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए केवल आप मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड रिलेटेड चीज़ें बढ़ाओगे वो काम नहीं आएंगी। आपको पूरा एक इकोसिस्टम चेंज करना पड़ेगा जिसमें आपको स्कूलिंग का, जिसमें आपको ट्रेनिंग का, जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का, मैन्युफैक्चरिंग वो भी ओवरहॉल करना पड़ेगा, और वो चीज़ कहीं ना कहीं हमने मिस की है। जैसे कि ऑथर ने यहाँ पे स्कूलिंग एजुकेशन में वोकेशनल ट्रेनिंग का कहा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा मिस किया हमने, है ना। एंड अब जा करके नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 की उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग बेस्ड ये
सारी चीज़ें है ना, जॉब बेस्ड एजुकेशन, इसको रखा गया है प्रायोरिटी पे। तो अब जाकर के कहीं हो सकता है उसका एडवांटेज हमको देखने को मिले, बट ओवरऑल जो मिसिंग लिंक थी वो ये सारी थी जो मैंने आपको बताई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। हु शुड ओन द वर्ल्ड्स लिथियम। अब यहाँ पे बात चल रही है कि कौन वर्ल्ड के लिथियम को करेगा। देखो वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है लगभग वो चिली है एंड बोलीविया, है ना। तो यहाँ पे पूरा आर्टिकल वैसे लिखा है कि कौन होल्ड करेगा, मतलब कि कौन इसको ओन करेगा, पब्लिक सेक्टर करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज का ऑथर ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे चिली एंड बोलीविया में जो वहाँ की गवर्नमेंट्स है वो मैनेज कर रही है ना। दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट कैन बैन प्राइवेट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है इट कैन ऑलवेज बैन प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम माइनिंग सेंसिटिव मिनरल। किसी भी सेंसिटिव मिनरल को माइन करने से प्राइवेट सेक्टर को रोका जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। इनफैक्ट इंडिया में यूरेनियम में रोक लगी ही है अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट। 1962 में आया था एटॉमिक एनर्जी एक्ट, उसके अंतर्गत इंडिया में प्राइवेट सेक्टर जो है वो माइनिंग नहीं कर सकता यूरेनियम की, ठीक है ना। एंड लिथियम जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। अभी भी लिथियम के रिजर्व्स इंडिया में कहाँ से मिले हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर से। याद रखिएगा इंडिया में लिथियम के रिजर्व अभी कहाँ से मिले हैं, जम्मू एंड कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से मिले हैं, ठीक है ना। तो आप याद रख सकते हैं, दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड मैंने आपको चिली एंड बोलीविया का बताया, दे आर द लार्जेस्ट नोन रिजर्व्स ऑफ लिथियम। एंड चिली गवर्नमेंट हैज़ डेजिग्नेटेड लिथियम एज अ स्ट्रेटेजिक रिसोर्स एंड इट्स डेवलपमेंट हैज़ बीन मेड एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट। पूरा वहाँ पे स्टेट का किया गया है। तो लिथियम अब देखते हैं किस तरीके से। कोबाल्ट का क्वेश्चन इस साल आया था, हालांकि इंडियन एक्सप्रेस में जहाँ कोबाल्ट लिखा था उसके बगल में लिथियम भी लिखा हुआ था। तो नेक्स्ट ईयर के इंडियन एक्सप्रेस में देख लेना ये सारी चीज़ें कौन सा किस में है, पूछ सकता है। म्यूरल ऑफ अखंड भारत इन पार्लियामेंट स्टिर्स अप द रो इन नेपाल। अब एक मेजर कंट्रोवर्सी फिर से आ गई है, क्योंकि नेपाल का ये कहना है कि जो नया इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें एक म्यूरल है। म्यूरल यानी वॉल पेंटिंग होता है, जो वॉल में पेंटिंग की जाती है ना उसको म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं। तो उसमें म्यूरल है जिसमें कि अखंड भारत दिखाया गया या अनडिवाइडेड इंडिया दिखाया गया, जिसमें कि नेपाल स्टेट, नेपाल कंट्री जो है वो भी इंडिया का ही पार्ट दिखाया गया। तो अब एक नया रोज शुरू हो गया है। लुम्बिनी हालांकि उसमें प्लेस दिखाया गया है जो कि गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है, वो इंडिया के अंदर दिखाया गया है। और यहाँ पे नेपाल कह रहा है कि भाई लुम्बिनी तो आपके बाहर है। तो अब दूसरे डिस्प्यूट्स भी हो सकता है नेपाल के साथ हमारे शुरू हो जाएं। ऑलरेडी हमारा काला पानी डिस्प्यूट चल ही रहा है, तो वो आपको पता होगा दैट दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे सेडिशन लॉ कैन बी रिटेन्ड बट विद सेफगार्ड्स। लॉ कमीशन, जो 22nd लॉ कमीशन है, पहले तो आप याद रखिएगा 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी ये चेयरमैन है 22nd लॉ कमीशन के। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी रिटायर्ड जस्टिस हैं ये, एंड ही इज हेडिंग दिस 22nd लॉ कमीशन। लॉ कमीशन ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई जाती है, 3-3 साल के लिए इसका टेन्योर रहता है, और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट बनाई जाती है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा। एंड लॉ कमीशन जो है बेसिकली वो अभी अलग अलग मैटर्स पे रिपोर्ट देती है, उसकी रिपोर्ट्स बाइंडिंग नहीं होती हैं, रिकमेंडेटरी नेचर की रहती है ना। जैसे कई बार उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट को मना किया कई लॉ कमीशंस ने, तो वो बैन थोड़ी हो गया, नहीं हुआ ना। तो रिकमेंडेटरी नेचर है। सेक्शन 124A के तहत यानी कि सेडिशन जो है उसके लिए अभी 22nd लॉ कमीशन भी कुछ रिकमेंडेशंस दे रही है। माना जाए ना माना जाए ये गवर्नमेंट के हाथ में है। NCERT इन रेशनलाइजेशन मूव ड्रॉप्स पीरियोडिक टेबल चैप्टर फ्रॉम क्लास 10th बुक। अब NCERT ने रेशनलाइजेशन के नाम पे पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर ही रिमूव कर दिया क्लास 10th से। हालांकि 11th में उन्होंने रखा है। इसके पहले उन्होंने डार्विन की थ्योरी हटा दी थी, पॉलिटी से डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी हटा दी थी, पॉपुलर स्ट्रगल्स हटा दिए थे, पॉलिटिकल पार्टीज हटा दी थी, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी हटा दिया था। तो ये सारी चीज़ ऑलरेडी वो कर रहे हैं रेशनलाइजेशन के नाम पे। कितना सही होता है इसके ऊपर एनालिसिस हम कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन है ना। जो चैप्टर्स हटाए जा रहे हैं तो उनका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।